हेलो। चलो इस चैप्टर हम खत्म कर देते हैं। क्या नाम है टॉपिक का? कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन मतलब क्या? बनना, बनना, किसी भी चीज़ का बनना। तो अगर पॉपुलेशन कैसे बनती है उसके बारे में बता रहे हैं। पॉपुलेशन का बनना, पॉपुलेशन का कंपोजिशन। पॉपुलेशन बनती कैसे है कुछ बता रहे हैं। वो कह रहा है पहले तो मीनिंग बता रहा है। पॉपुलर पॉपुलेशन कंपोजिशन का मीनिंग क्या है। मैंने बताया वो तो जो वर्ड्स मेरे को समझने में वो होता है। रियल मीनिंग क्या होता है? अब रियल मीनिंग क्या होता है तो वही बता रहा है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर जिसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं सच एज सेक्स, हेल्थ, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल। यानी इसके अंदर क्या क्या आता है? आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप लोग हेल्दी या अनहेल्दी हैं, लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लोगों की हेल्थ कंडीशन कैसी हैं, ऑक्यूपेशन लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लोगों के पास कितना पैसा है कितना नहीं है। यानी ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है पॉपुलेशन उसके अंदर, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन पिरामिड। इसको एक पिरामिड से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखते हैं क्या है उस पिरामिड का नाम क्या है। पिरामिड का नाम क्या है? एज सेक्स पिरामिड। एज सेक्स पिरामिड। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स। वो कह रहे हैं पॉपुलेशन को काफ़ी सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पॉपुलेशन को काफ़ी सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सच एज 5 to 9 ईयर्स ओल्ड, 5 से 9 ईयर्स बच्चे, 9 साल के बच्चे, 10 से 14 साल के, 10 to 14 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। वो कह रहे थे डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल कैटेगरीज को मेल एंड फीमेल की कैटेगरी में डिवाइड किया गया। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट्स, मतलब यंग मतलब क्या? 15 से छोटे, एल्डरली डिपेंडेंट्स 65 से ऊपर, और दोज बिटवीन 15 एंड 65 उनका क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे वर्किंग एज एंड इकोनॉमिकल अचीव। द टाइप ऑफ एज स्ट्रक्चर इज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। वो कह रहा है टाइप ऑफ एज स्ट्रक्चर हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर ऑफ नेशन। वो कह रहा है जो एज स्ट्रक्चर जो बना हुआ है हमारे पॉपुलेशन में, एज स्ट्रक्चर, उससे ना हमारी इकोनॉमी पे, उससे ना हमारे नेशन पे बहुत, नेशन के फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। सिंस बोथ एक्सट्रीम्स दैट इज old age dependency as well as young age dependency prove to be a severe burden on the economy of our country। कैसे? देखते हैं। द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट्स द नेशंस की सोशियो इकोनॉमिक इशूज। वो कह रहा है जो एज स्ट्रक्चर होता है पॉपुलेशन का, वो क्या है, वो किस को अफेक्ट करता है? किसी भी कंट्री के इम्पोर्टेंट की मतलब कि इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट जो मेन सोशियो इकोनॉमिक इशूज होते हैं उनको एक तो अफेक्ट करता है। कंट्रीज विद, अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख के आ रही, कंट्रीज विद यंग पॉपुलेशन यानी 15 से छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे हैं अभी हाल फिलहाल। ठीक है। 15 से यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, 15 साल से छोटे। ठीक है। कंट्रीज विद हाई कंट्रीज विद यंग पॉपुलेशन नीड टू इन्वेस्ट मोर इन स्कूल्स। ऐसी कंट्री जहाँ बाहर जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उन कंट्रीज को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा अपना? स्कूल्स में, ताकि बच्चे से बच्चे पढ़ लिख पाए और बाद में कुछ अच्छा कर पाए। और वाइल्ड कंट्रीज एल्डरली पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, 65 ईयर्स से बड़े बड़े बच्चे हैं, नीड टू इन्वेस्ट मोर देन हेल्थ सेक्टर। उनको हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि बड़े लोग हैं कि बीमार बहुत जल्दी होंगे, बीमार बहुत जल्दी होंगे। तो यानी कि आपने देखा एज सेक्टर का, एज स्ट्रक्चर का कैसे फर्क पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर, हमारे नेशन पर। अगर यंग वाले लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर तो हमें स्कूल में पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। अगर यंग नहीं एल्डर लोग हैं हमारे में तो हमें हेल्थ सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है।
द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मेनी मेल्स और फीमेल्स विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू। वो कह रहा है कंपोजिशन पॉपुलेशन से पता चलता है कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, ठीक है, और वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हाउ एजुकेटेड दे आर, और वो कितने पढ़े लिखे हैं, एंड द टाइप ऑफ देयर इनकम, और वो किस तरह की इनकम कमाते हैं, वेयर आर द एम्प्लॉयड, वो कहाँ जॉब करते हैं, व्हाट देयर इनकम लेवल्स आर, उनके इनकम लेवल क्या है, एंड हेल्थ कंडीशंस आर, उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या है। Important characteristics of a population besides its size and growth are distributed according to the age, sex and urban rural status। वो कह रहा है जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना किसी पॉपुलेशन की, जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना किसी पॉपुलेशन की, बिसाइड्स साइज को छोड़ के ग्रोथ को छोड़ के है ना, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं अकॉर्डिंग टू द एज सेक्स एंड अर्बन रूरल स्टेटस, है ना, एज के अकॉर्डिंग सेक्स के अकॉर्डिंग और अर्बन रूरल स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन किया गया है। जैसे एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, हो तो रही है। An interesting way of studying the age structure population of a country is by looking at the population pyramid। वो कह रहा है सबसे इंटरेस्टिंग जो तरीका है किसी भी कंट्री का एज स्ट्रक्चर देखने का, तो वो एक ही तरीका कि आप वहाँ का क्या देखो, पॉपुलेशन पिरामिड देखो, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं, ठीक है, तो कुछ बताएं तो आगे पढ़ लेंगे। आप पॉपुलेशन पिरामिड की बात कर रहे हैं, अब पॉपुलेशन पिरामिड इलस्ट्रेट द एज, पॉपुलेशन पिरामिड क्या बताता है, एज बताते हैं दूसरा, एंड सेक्स स्ट्रक्चर बताते हैं दूसरा, ठीक है, दूसरी बात पहला एज दूसरा सेक्स स्ट्रक्चर बताता है फॉर कंट्रीज पॉपुलेशन, एंड में प्रोवाइड इंसाइट अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी, थर्ड चीज क्या, ये कुछ पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी भी बता सकता है, एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके बारे में बता सकता है। इन अ पॉपुलेशन पिरामिड द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। तो कह रहा है पॉपुलेशन पिरामिड एक बना हुआ है जिसके अंदर हमने एज को कितने डिवाइड में बात अब वो कितने ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, बहुत सारे ग्रुप में, एग्जाम्पल 5 to 9, 10 to 14, ठीक है, मेल्स को कन्वेंशनली शो किया गया लेफ्ट साइड पर, फीमेल्स को शो किया गया राइट साइड। A population pyramid is a graphical representation meaning the distribution of various age groups and gender in a population। क्या मतलब है, आपके फोन डायग्राम बनाए, मैं आपको समझा दूंगा अभी, है ना। There are three main pyramid shapes: youthful population, and aging population and aged population pyramid, ठीक है। तो अगर तीन तरह के पिरामिड्स होते हैं, तीन तरह के pyramid, पहला यूथफुल जिसके अंदर सारे यूथ यूथ होंगे, पहला जिसके अंदर यूथ यूथ होंगे, दूसरा एजिंग, एजिंग मतलब क्या, जो 15 से 65 के बीच के जो लोग होंगे, और दूसरा एज पॉपुलेशन यानी 65 से ऊपर के लोगों का, ठीक है। तो देखो इस चार्ट में ये ग्राफ में बताते कैसा है, ये ग्राफ में बताता कैसा है कि अगर आप देखो इधर एज दी रखी है, इधर मेल्स परसेंटेज देखिए तो फीमेल्स परसेंटेज, मतलब क्या परसेंटेज मतलब क्या, टोटल 100 लोग हैं तो 100 में से वो कह रहा है, तो अभी हम एज्यूम किया कि टोटल सपोज करो 100 लोग, टोटल सपोज करो 100 लोग हैं, तो वो कह रहा है 0 से 4 साल के लोग, 0 से 4 साल के लोग पता है कितने हैं वहाँ पे, 9, कितने 8 और 10 की इसमें क्या आएगा, 9 आएगा, 8 और 10 की इसमें क्या 9, तो 9%, 9%, 100 का 9% क्या होता है 9, तो वो कह रहा है 0 से 4 साल के बच्चे तो 9 ही है केवल वहाँ पे। और ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है ये कुछ 8 लोग हैं, 6 और 10 के बीच में आएगा 8, और लड़कियाँ कितनी केवल 8, लड़कियाँ कितनी 8 हैं, लड़के ज़्यादा हैं 0 से 4 साल के बीच में, तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। 5 से 9 साल के बच्चे देखे हैं तो 5 से 9 साल के बच्चे देखे हैं तो ये कुछ 7 to 7.5 बैठेंगे, और इधर ये 6 और 6 के बीच में ये गलत दिया हुआ है, 2 4 6, इसको 8 कर लो, गलत दिया हुआ है वो, ठीक है। तो इधर से यूथ का दिया हुआ है, यूथफुल पॉपुलेशन दिया हुआ है, एजिंग पॉपुलेशन क्या है, देखो ये कहाँ तक जा रही है 85+ तक, है ना, और धीरे धीरे बढ़ती है 0 से 4, 5 से 9, 10 to 14, ठीक है।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लाइन आपको बढ़ा दी, 90 प्लस कर दी एजिंग में। ये 5 हटा देना यहाँ से। एक ही एज दी हुई है, यानी पढ़ा है सेम तरीके से जाएगा तीनों में, बस तीनों को अलग अलग तरीके से दे दिया गया है ना। इन द पॉपुलेशन पिरामिड द पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वो कह रहा है तो पॉपुलेशन है वो तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाई गई है, विद मेल शोन ऑन द लेफ्ट एंड फीमेल ऑन द राइट। वो कह रहा है जो पॉपुलेशन है वो कैसे दिखाएगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ऐसे, जिसमें से लेफ्ट हैंड साइड पर क्या दिखाए गए हैं, मेल, और राइट हैंड साइड पर उसका दिखाए गए हैं, ठीक है, ठीक है। The male and down into listen broken down into 5 year age is represented as horizontal bars along with vertical axis, है ना। वो कह रहा है कि जो मेल और फीमेल पॉपुलेशन है उनको हमें अब ब्रोक डाउन कर दिया गया, ऑन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया इंटू 5 ईयर एज, इंटू 5 ईयर एज। तो देखो 5 साल का ग्रुप बना दिया, 0 से 4, 5 to 6, 10 to 14, ये सारे 5 साल के ग्रुप बना दिए, 5 साल के ग्रुप बना दिए। काउंट करो 0 से लेके 4 तक काउंट करो, 0 1 2 3 4, 5 ईयर्स हो गए। 5 to 6 काउंट करो, 5 to 6 नहीं हो, बेसिकली 9 है ये। 5 to 9 काउंट करो, 5 6 7 8 9, ठीक है। काफ़ी मिसप्रिंटिंग है चार्ट में। तो 5 साल के हमने एक एज ग्रुप में हमने उनको डिवाइड कर दिया, जो कि कहाँ पर वर्टिकल एक्सिस से, क्या है एकदम वर्टिकल एक्सिस, जो क्या है वर्टिकल एक्सिस लिखा हुआ है, along with along the vertical axis, है ना। with the youngest age group at the bottom and the oldest at the top। वो कह रहा है जिसमें से यंग लोग जो हैं वो सबसे छोटे से नीचे दिखाए गए हैं, सबसे बॉटम पे, और जो ओल्डेस्ट लोग हैं वो कहाँ पे दिखाए गए हैं, सबसे टॉप पर, ठीक है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन pyramid generally gradually evolve over time based on fertility, mortality and international migration trend। तो वो कह रहा है जो शेप है ना, शेप वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, सीधे सीधे इवॉल्व होती रहती है, सीधे सीधे इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है शेप धीरे धीरे। किस वजह से, ऑन द बेस ऑफ, कभी कभी फर्टिलिटी की वजह से लोग ज़्यादा बॉर्न होने लगते हैं, बर्थ की वजह से, डेथ की वजह से, लोगों के माइग्रेट होने की वजह से, ठीक है। द पॉपुलर शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स अस, ये वो कह रहे हैं शेप होती है, शेप ये बताती क्या है, ये शेप हमें क्या बताती है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स अस अबाउट द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। वो शेप हमें बताती है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं उनके बारे में। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन number 15 years are shown at the bottom and reflect the level of births, ठीक है। The shape and the size at the top shows the number of aged people and displays the number of deaths। अब बेसिकली देखो, देखो बता रहा है, अगर हम बोलो 15 साल से छोटे कितने थे, तो 15 साल से छोटे कितने बच्चे हैं, इतने, जिसमें जो 0 से 4 साल के बच्चे, 0 से 4 साल के से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं, यानी यहाँ पे बॉल में ज़्यादा हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। ऊपर देखें 70 से बड़े कितने लोग हैं, तो 70 से जब हम बड़े देख रहे हैं तो फिर लाइन कम होती है, लाइन क्या होती है, ये देखो लड़कों की लाइन तो कम होती जा रही है। अगर हम 80 तक 79 तक देखें तो लड़कों की लाइन तो कम होती आ रही है, इसका मतलब क्या है कि लोगों की डेथ होती है, लोगों की डेथ होती आ रही है, तो नंबर लोग कम होते आ रहे हैं। लड़कों की लाइन थोड़ी, लड़कियों की लाइन थोड़ी फिक्स है, यानी लड़कियाँ इस एज में इनकी डेथ रेट कम है। लेकिन जब हम आगे एकदम 79 पे क्रॉस करते हैं, हमने 80 पे देखो तो लड़कियाँ बहुत जल्दी डाई हो रही है, लड़कियों की डेथ ज़्यादा हो रही है, लड़कों की थोड़ी सी कम होती है। तो इससे पता चलता डेथ रेट के बारे में, बर्न रेट के बारे में पता चलता है, ठीक है। एज स्टेटेड अर्लियर, population
द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इन अ कंट्री। तो ये बताते हैं कि हमारी कंट्री में कितने डिपेंडेंट्स हैं, दैट इज एज्ड 9 to 15 years and elderly dependents of 65 years and above. It also shows the remaining between 15 to 64 years of working age who are economical active। तो यानी वो कह रहा है कि हमें डिपेंडेंस बताता है। डिपेंडेंस मतलब क्या है? डिपेंडेंस मतलब क्या है? ये हमें बताता है 15 साल तक के बच्चों के बारे में बताता है हमें, 65 से अब बच्चों के बारे में, 65 से अब लोगों के बारे में बताता है, और उनके बीच के लोगों के बारे में भी बताता है। ठीक है, जो कि वर्किंग लोग होते हैं। द पॉपुलेशन pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at the base। वो कह रहा है ऐसा पिरामिड सॉरी ऐसी कंट्री जहाँ पर बर्थ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई हो, दोनों ही क्या हो, हाई हो। वो पता है बड़ी होंगी, ब्रॉड होंगी एट द बेस, यानी बेस में तो बहुत बड़ी होंगी, बेस में तो बहुत बड़ी होंगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप ऊपर जाते होगे वो नैरो होती जाएगी, जैसे जैसे धीरे जाते जाओगे वो नैरो होती जाएगी। देखो कैसे कम होती जा रही है, कैसे कम होती जा रही है, नैरो होती जा रही है। ठीक है, ऐसी शेप कब बनती है, ऐसी शेप कब बनेगी, जब आपकी बर्थ रेट दोनों ही क्या हो, ज़्यादा हो। This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become adults and there are very few old people. This is the situation in Kenya। तो उन्होंने केन्या की सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए बोल रहे हैं वो कि आपको एक है ना कि आपको एक चार्ट में ऐसा क्यों दिखाई देता है, क्यों स्क्रीन को तो दिखाई देता है। तो वो कह रहा है कि काफ़ी सारे बच्चे ना वो तो अपने इन्फेंसी में डाई हो जाते हैं। मतलब के बचपन, इन्फेंसी मतलब के बचपन में ही क्या होता है, डाई होते हैं। तो बहुत ही कम लोग हैं जो बड़े हो पाते हैं, और बहुत ही बड़े लोग हैं जो कि बाद में फिर बड़े लोगों में से लोग उस एज में खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ही कम लोग बचते हैं जो ओल्ड एज तक पहुंचते हैं, जैसा कि अभी हाल फिलहाल की केन्या की सिचुएशन है तो बता रहे हैं। इंडिया, अब इंडिया की बात कर रहे हैं बेसिकली। इंडिया भैया इन इंडिया वेयर द डेथ रेट्स आर डिक्रीजिंग स्पेशली अमंग द वेरी यंग। मगर जो यंग लोग हैं ना उनकी डेथ रेट इंडिया में बहुत कम हो रही है, यानी यंग लोग तो डाई नहीं हो रहे हैं। द पिरामिड इज ब्रॉड एट द बेस इन द यंगर एज वेल। वो कह रहा है पिरामिड क्या होगा, वो यंगर होगा, वो काफी बड़ा होगा, ब्रॉड होगा। ठीक है, एज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड। तो वो कह रहे हैं क्योंकि काफी सारे जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होता है बच्चे, इन्फेंट मतलब क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबीज। तो न्यू बॉर्न बेबीज क्या होंगे, यहाँ पे डेथ होने दी, डेथ रेट तो बहुत कम है। तो यहाँ पे वो सारे के सारे बच्चे क्या होंगे, मोस्टली बच्चे क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे। सच ए पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। ऐसे कंट्रियों की पॉपुलेशन जो होती है उनमें ना यंग पीपल ज़्यादा होते हैं। विच सोच a स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। जो क्या एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स के बारे में चीज़ हमें दिखाता है। इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस। वो कह रहे हैं जापान में तो बर्थ रेट बहुत कम है। ठीक है, तो वहाँ पे तो बेस होता है ना, बेस वो काफ़ी नैरो होता है, काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है। डिक्रीज डेथ रेट, डेथ रेट भी कम होती है। डेथ रेट भी क्या होती है, कम होती हैं। तो उनका जो वो है क्या कहते हैं, अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रिच ओल्ड एज। ना तो बड़े लोग, बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं वहाँ पे, यही फिर इसका सीधे है ना, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे ओल्ड एज तक पहुँच जाते हैं। फिर तो इंडिया का पिरामिड है। जापान का देखो, जापान में तो देखो पिरामिड बढ़ता जा रहा है, यानी अब तो लोगों की डेथ रेट ही कम है, लोगों की डेथ कम हो रही है, लोगों की डेथ कम हो रही है। हाँ 65 पे आके देखा जाए, अब यहाँ पर 64 से आगे, तो 64 से आगे लोगों की डेथ होना स्टार्ट हो गई है। पर यंग लोगों की देखा तो यंग लोगों की तो डेथ हो ही नहीं रही थी, बहुत कम हो रही थी, बढ़ते जा रहे थे वो तो, है ना। सेक्स कंपोजिशन ऑफ सेक्स रेशो, मतलब कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, है ना।
number of males and as compared to the number of females. Another structural feature of population is the relative numbers of male and female, defined as the number of female as per 1000 males. बेसिकली सेक्स से क्या बताता है कि अगर हम टोटल 1000 लोगों को देखें, 1000 मेल्स को देखें, तो देखें अगर एक कंट्री में 1000 मेल्स हैं तो 1000 मेल्स के लिए कितनी लड़कियां हैं, 1000 मेल्स के कंपेरिजन में कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। द सेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर ऑफ द इक्विटी प्रिवेलिंग बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वो कह रहा है सेक्स जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है, ठीक है, ऑफ द इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वलिटी, इक्विटी मतलब इक्वलिटी, प्रीवेलिंग मतलब चल रही है, जो चल रही है बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इस सेक्स रेशो से पता चलता है कि सोसाइटी में मेल्स और फीमेल्स के बीच में क्या मतलब मेल्स और फीमेल्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है, नहीं दी जाती है, ये चीज़ पता चलती है। इंडिया शोज एन अनइवन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। वो अगर इंडिया जो इंडिया वो तो काफ़ी अनइवन कंपोजिशन बताता है, बहुत बेकार एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। अगर हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करते हैं 2011 में जो रिसर्च हुई थी उसके अकॉर्डिंग बताया था कि अगर टोटल 1000 मेल्स हैं तो 1000 लड़कियां नहीं है, तो 1000 लड़कियां नहीं है, लड़कियां केवल कितनी हैं 940। लड़कियां कितनी है केवल 940, यानी लड़कियां कम है लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियां कम है लड़के ज़्यादा हैं। द रीजन्स पुट फॉरवर्ड फॉर सच अ स्टेट ऑफ अफेयर आर, तो इसके रीज़न क्या क्या है। हाई मैटरनल मोर्टलिटी, मतलब मैटरनल मतलब क्या, मेल लोगों का बॉर्न में ज़्यादा होना, मेल लोगों का बॉर्न में ज़्यादा होना, मेल ज़्यादा बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब क्या बोलते हैं, कन्या भ्रूण हत्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। बच्चियों को अब बचपन में ही मार देना, बच्चियों को पैदा होते ही मार देना। तो अगर लड़कियों को मार दोगे तब वो कहाँ से बॉर्न होंगी, तब वो कहाँ से बड़ी होंगी, अब कम ही हो जाएंगी लड़कियों को, अगर मार दोगे तब तो कम हो ही जाएंगे ना। सेक्स सिलेक्टिव फीमेल अबॉर्शन, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन मतलब क्या, आपको पता है कुछ लोग को चेक, अगर आपको पता हो तो कुछ लोग चेक कराते हैं बेबी बॉर्न होने से पहले ही कि जो बेबी होने वाला है वो मेल है या फीमेल है, वो लड़का है या लड़की है। जब लोगों को पता चलता है कि वो लड़की है तो लोग उनको रियल वर्ल्ड में आने ही नहीं देते, तो लोग उनको रियल वर्ल्ड में आने ही नहीं देते, तो इसको बोलते हैं अबॉर्शन कराना, उनको पेट में ही मार देना, ठीक है। सेक्स रिलेटेड फीमेल अबॉर्शन। नेगलेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड लीडिंग टू हायर मॉर्टिलिटी, इग्नोर करना, नेगलेक्ट मतलब होता है इग्नोर करना, इग्नोर करना किसको, गर्ल चाइल्ड को, गर्ल चाइल्ड को तो इग्नोर कर देती है दुनिया, लीडिंग टू अ हायर मॉर्टिलिटी अमंग गर्ल्स, है ना। तो लड़कियों की डेथ ज़्यादा होती है, लड़के कम होते हैं। एंड अ चेंज इन सेक्स, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नोट करना, क्या क्या दैट रूरल अर्बन differential in sex ratio in the US, the Western European countries are just opposite of those developing countries। वो कह रहा है कि अगर आप यूएस वेस्टर्न कंट्रीज की बात करो तो वहाँ पे तो सेक्स रेशियो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है डेवलपिंग कंट्रीज के। मतलब क्या, इन डेवलपिंग कंट्रीज द मेल्स आउट नंबर द फीमेल्स इन अर्बन एरियाज। वो कह रहा है अगर हम शहरी शहरी जगहों की बात करें, सिटीज़ के, अर्बन एरियाज मतलब सिटीज़, सिटीज़ लाइक प्लेसेस है ना, तो वो कह रहे हैं अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे मेल्स आउट नंबर है, आउट नंबर मतलब मेल्स ज़्यादा है, मेल्स ज़्यादा है ना। लेकिन अगर रूरल एरियाज की बात की जाए, रूरल एरियाज की, गांव वगैरह की, तो वहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा है, तो वहाँ पर फीमेल ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। रूरल अर्बन कंपोजिशन, अब रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में बता रहे हैं, लास्ट पेज है हमारा ये। द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर लाइफस्टाइल। वो कह रहे हैं जो डिवीजन जो हम लोगों में के बीच में क्या है ना कि ये रूरल है अर्बन है, ये बेसिकली किस बेस पर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर लाइफस्टाइल, उनके लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है उसके बेस पर, उनके लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है उसके बेस पर। एज रूरल एंड अर्बन लाइफस्टाइल डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों की लाइफस्टाइल क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, चाहे इनकम की बात की, लाइवलीहुड मतलब कि इनकम,
चाहे इनकम की बात की, चाहे सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन की बात की है, हर तरह से अलग होते हैं। द एज, सेक्स, occupational structure, density of population, level of development vary between rural and urban areas. छोड़ो। द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग मतलब है डिफरेंस करना। द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। वो कह रहा है कि आप कब किसको रूरल बोलोगे और कब किसको अर्बन बोलोगे। तो ये जो क्राइटेरिया है ना रूरल अर्बन को बोलने का, ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ये भी कंट्री टू कंट्री किस तरह डिफर करता है। किसी कंट्री में किसी को रूरल क्लासिफाई करने का तरीका अलग हो सकता है, किसी कंट्री में अलग। और अगर जनरली बात की, इन जनरल टर्म्स अगर जनरली बात की है, तो रूरल एरियाज आर दोज वेयर पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज। 2 सेकंड को मैं अलार्म कर दूं। ठीक है, तो वो कह रहा है जनरली देखें, जनरली तो जनरली हम रूरल एरियाज किसको बोलते हैं? रूरल एरियाज हम उनको बोलते हैं जहाँ पर लोग ना प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब क्या है? फार्मिंग वगैरह, एग्रीकल्चर करना। ठीक है। और अर्बन एरियाज हम किससे बोलते हैं? अर्बन अर्बन एरियाज हम उन जगहों को बोलते हैं जहाँ पर लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं करते, जहाँ पर वो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं करते, वो प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं करते। तो क्या करते हैं? ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, ट्रेड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बैंकिंग या ट्रांसपोर्ट के काम करते हैं। हम उनको बोलते हैं रूरल एरियाज। ठीक है, तो अर्बन पता चल गया। अर्बन मतलब क्या? जहाँ पर लोग क्या, सॉरी, रूरल मतलब क्या? जहाँ पर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। और अर्बन मतलब कि जहाँ पर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। ठीक है, ये ना जी जनरल डिफरेंस, जनरल है ना, जनरल हर कंट्री में सेम नहीं होता। ठीक है, ये तो इन जनरल है, एकदम जनरली। द रूरल एंड अर्बन डिफरेंस इन कनाडा। अब ये कनाडा की बात करें, कनाडा की अगर बात की, कनाडा वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की बात की जाए, तो वो थोड़ा अपोजिट है, वो थोड़ा अपोजिट है किस, एज कम्पेयर टू अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज। वो कह रहा है कि कनाडा की बात की जाए, फिर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की बात की है ना, लाइक फिनलैंड, तो यहाँ पर जो रूरल और अर्बन में क्लासीफाई करने का जो तरीका है, वो अफ्रीकन एशियन कंट्रीज के क्लासीफाई करने के तरीके से जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो अफ्रीकन एशियन कंट्रीज के नाम बताओ, तो अफ्रीकन का नाम दिया उन्होंने जिम्बाब्वे, एशियन कंट्रीज के नाम उन्होंने दिए नेपाल और इंडिया। तो कैन वेस्टर्न कंट्रीज मेल्स आउट नंबर फीमेल्स। वेस्टर्न कंट्रीज का किया तो मेल्स ज़्यादा है फीमेल्स से इन रूरल एरियाज। ठीक है, एंड फीमेल्स ज़्यादा हैं अर्बन एरियाज में। ठीक है, फार्मिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज इज हाईली मेकनाइज्ड एंड रिमेन्स लार्जर मेल ऑक्यूपेशन। वो कह रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में जो फार्मिंग है वो काफ़ी मेकनाइज हो चुकी है। मेकनाइज मतलब क्या? मशीनों का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर वहाँ पे। ठीक है, फार्मिंग में मशीनों का। और रिमेन्स लार्जर मेल ऑक्यूपेशन, और जनरली जितने मेल्स होते हैं बस वही ये काम करते हैं, जनरली जितने मेल्स होते हैं वही ये काम करते हैं। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, अगर इंडिया की बात की तो फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज इज फेयरली हाई। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो लोग, लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फार्मिंग के काम करती हैं। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटी मतलब कमी, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज। ठीक है, डिस्कस वुमेन टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं कि लड़कियाँ गाँव से शहर आ ही नहीं पाती। काफ़ी सारे रीज़न है, जैसा क्या? शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, घर ही नहीं है। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, शहरों में रहोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, जॉब नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है सिटीज़ में, है ना। तो सच चीज़ें वीमेन को डिस्करेज करती हैं कि वो माइग्रेट हो पाए, तो लोग वहीं क्यों ही रहती हैं। द रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज द यार्ड स्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ मेंबर कंट्री। यार्ड स्टिक का मीनिंग मैंने पता था पहले एक इस चैप्टर में। मेजरमेंट, मेजरमेंट करने का तरीका। 2 सेकंड रुक जरा, एक और एक पैराग्राफ रीड करो। ठीक है,
आई थिंक आपने रीड भी कर लिया होगा अभी तक ना। क्या लिखा हुआ है? द रूरल अर्बन कंपोजिशन, जो रूरल अर्बन कंपोजिशन है ना पॉपुलेशन का, वो एक मेजरमेंट करने का तरीका है। किस चीज़ को मेजर करने का तरीका है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का तरीका है कंट्रीज हैविंग अ लार्जर परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ऐसी कंट्री जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, उनको ज़्यादा एडवांस माना जाता है। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर लोग ज़्यादा शहरों में रह रहे हैं वो एडवांस जगह है, वो कंट्री ज़्यादा एडवांस है। और जहाँ पर लोग गांव में रह रहे हैं उनको एडवांस नहीं माना जाता। जहाँ पर लोग गांव में रहते हैं वहाँ पर हम ज़्यादा उनको ज़्यादा एडवांस नहीं मानते हैं। तो अगर आपके रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो फिर आपकी कंट्री को हम एडवांस नहीं मानते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर फिनिश हो गया, आपका चैप्टर फिनिश हो गया। काफ़ी लंबा चैप्टर गया था ये। हाँ। हम्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? पहला, एक तो टेंस नहीं आते हैं। दूसरा, वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। टेंस में क्या टाइम, टेंस में रहता है टाइम। ठीक है, तो टेंस से इम्पोर्टेंट क्या है फिर अभी आपके लिए, जो आपके लिए ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, वो है वोकेबलरी लर्न करना। तो वोकेबलरी लर्न करो, और वोकेबलरी लर्न करने का चैप्टर को दोबारा से खुद से रीड करो, खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। नहीं हो पाए तो वीडियो दोबारा से देखना। जहाँ पर जिस लाइन को इंटरप्रेट करने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को दोबारा से देखो, वीडियो में मैंने बोला इंटरप्रेट कराई होगी। अगर कोई लाइन टू लाइन अगर इंटरप्रेट नहीं करेगी तो आप उसको छोड़ देना, इम्पोर्टेंट ना हो, इसलिए मैंने वो इंटरप्रेट नहीं करी होगी। और आपका काम क्या बनता है समझने के लिए कि आप वर्ड मीनिंग को, ये जो लिखे हुए हैं लास्ट में, ये जो लास्ट में जो वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं इनको दोबारा से लर्न करो, इनको क्या करो, लर्न करो। और जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो अब पहले इनको लर्न करो, फिर दोबारा से चैप्टर पढ़ो। और जब चैप्टर में ये वर्ड्स आए तो उनको उनकी जगह पर रिप्लेस करके पढ़ो, जैसे मैंने आपको बताया रिप्लेस करके कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ो, चैप्टर समझ में आया अच्छी बात है, चैप्टर समझ में नहीं है तो मेरी वीडियो देखो, फिर देखो मैंने उस लाइन को किस तरह से इंटरप्रेट कराया है। तो इसका इस तरह से मेहनत करोगे, दो दो तीन तीन चार चार बार वीडियो देखोगे तभी हो पाएगा। अदरवाइज तो समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आपका बेसिक बहुत वीक है, आपका फंडामेंटल बहुत वीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज़ आपको एक बार में नहीं समझ में आई तो आपको चार बार देखनी पड़ेगी। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन है कि चार बार देखो फिर वीडियोस को, लेकिन चार बार अलग अलग तरीके से। अभी नहीं, बस आप वीडियो देखते रहो। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले आपको लर्न करने पड़ेंगे, अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे तब। ठीक है, आपको होमवर्क है सारे को, सब क्या सारी एक्सरसाइज क्या आपके होमवर्क में है। जो ना समझ में है वो मेरे को, जब आपकी वीडियो सारी कंप्लीट हो जाए ये वाली, तो आप मुझे बता देना, फिर मैं आपको करा दूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा, क्या करोगे आप? चैप्टर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। वोकेबलरी जो चैप्टर के एंड में लिखी हुई है, और जो मैंने चैप्टर के बीच में लिखवाई हैं या बोली हैं मैंने, जो आपने नोट नहीं की तो उनको पहले तो नोट करो। पहली बात तो नोट क्या करो, जब मैं कोई वर्ड बोलता हूँ तो नोट क्या करो। तो वोकेबलरी को लर्न करो, वोकेबलरी को क्या करो, लर्न करो। ठीक है, तो चैप्टर को क्या करो, दोबारा से रीड करो। ठीक है, खुद से इंटरप्रेट करो, सेल्फ इंटरप्रेट, खुद से इंटरप्रेट करो चैप्टर को। जहाँ कहीं दिक्कत आए, वहाँ पे वीडियो को दोबारा से देखो, वहाँ वीडियो को दोबारा से देखो, तब जाकर लास्ट में करना होमवर्क। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आंसर बाद में ही करना, फिर तब बाद में आके करना क्वेश्चन आंसर करना, यानी एक्सरसाइज करना बेसिकली। तब बाद में आके अपनी क्या करना है, एक्सरसाइज करना। अगर आप चाहते हो कि सारे क्वेश्चन आप इजीली खुद से कर पाओ
तो पहले आपको चैप्टर अच्छे समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको हो पाएगा। तो ये कुछ तरीके अगर इस तरह से करोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ये आपको ही पता है कि आपको चैप्टर कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, ये आपको ही पता है। अब मेरे को ही पता है। तो अगर आप चाहते हो आपको समझ में आए अच्छे से, तो ये तरीके, इन तरीकों को फॉलो करो, आपको डेफिनेटली चैप्टर समझ में आ जाएगा, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, हम ऑफ करते हैं क्लास को।